जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आपको हम बताएंगे क्लास 8 का जो मॉडल सेट झारखंड सरकार ने जारी किया है। इस मॉडल सेट का आज एक जो मॉडल सेट 1 है, इसको आप सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखना है और पूरे क्लास को देखना है ताकि आप कहीं भी इसमें मिस्टेक ना करें। बहुत ऐसे जो है व्याकरण आज आपको सीखने को मिलेगा और किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से इंटरफेस करना है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है और उसे बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। आज सारे तरीके आपको सब बताए जाएंगे। देखते रहिए आप इस क्लास को। सबसे पहले इसमें जो है वो हम दिखाएंगे कि इसका जो गद्यांश जिसको हम कहते हैं इसमें दिया गया है। इसको सबसे पहले जानिए कि किस तरह के प्रश्न जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा और उसके ऊपर भी जो है कितने समय मिलेंगे, आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने आपका उसका मार्क्स मिलेगा, ये सभी आपको देखना है। सबसे पहले देखिए, आप जो है क्लास 8 का जो है मॉडल सेट है वो मॉडल सेट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें विषय जो आपका हिंदी है, 1 घंटे का समय मिलेगा आपको एग्जाम सेंटर पर और 1 घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। उसको आपको 50 में 50 लाना है, तो सारे वीडियो को देखना होगा और जितने भी आपका जो हिंदी का बुक है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह का क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। सारे क्वेश्चन मॉडल सेट को एकदम पूरा बेहतरीन ढंग से आपको समझ लेना है और उसको याद भी रखना है। उसके बाद ही आप जाके पूरे 50 में 50 ला पाएंगे। तो देखिए, इसमें निर्देश जो दिया गया है क्या कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी आप एक क्वेश्चन को मतलब सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। सही विकल्प का चयन करना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसको विकल्प कहते हैं। विकल्प में एक आपका जो सही रहेगा उसको आप टिक करेंगे, आपका 1 नंबर आएगा। यदि आप टिक नहीं, उसको जो आप गलत टिक करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा नहीं, बल्कि जितना पहले से है वही रहेगा। वही दिया गया इसमें जो पॉइंट 4 में दिया गया है। क्या कह रहा है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आपको कोई ऐसा जो क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तब पर भी आप यदि उसको टिक कर दिए, यदि आपका उत्तर गलत हो गया तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। जितना सही किए हैं वो आपका मार्क्स आ ही जाएगा। तो इस तरह से यदि आपका मार्क्स नहीं कट रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन का हमको उत्तर देना है, चाहे हमको आए या ना आए, मेरा सही हो या गलत हो, लेकिन कोशिश करना है कि जितने सही से सही हम कर पाएँ। यदि आप ज़्यादा सही करेंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, यदि आप गलत करेंगे तो फिर आपका मार्क्स जो है वो कम ही रहेगा। जितना सही करेंगे उतना मार्क्स आएगा। देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या दिया गया है। क्या कह रहा है कि देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का के सही उत्तर का चयन करें। यानी आपका ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में क्या कह रहा है कि कर्नवालिस के मैदान में बिजली चमक रही थी। गद्यांश लिखा गया है जिस तरह से बुक में आप कहानी देखने को मिलता है, आपको कहानी पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ उठा करके गद्यांश दे दिया गया। अपने मन से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस आप यदि ये मॉडल सेट आप सॉल्व करेंगे, मॉडल सेट को बेहतरीन ढंग से आप समझेंगे तो वहाँ कोई यदि दूसरा भी गद्यांश दे देगा तो वो आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि कर्नवालिस के मैदान में बिजली चमक रही थी। हंसी और विनोद 2 नाम का व्यक्ति है का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। यानी कि कह रहा है कुल मिला के कि कर्नवालिस के मैदान है, उस मैदान में बिजली चमक रही थी। हंसी और विनोद का जो कलनाद है वो गूंज रहा था। मैं, यानी वो लेखक बोल रहा है कि मैं खड़ा था। कहाँ खड़ा था? उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। कोई एक व्यक्ति है जो शरबत पी रहा है, वहाँ एक लड़का खड़ा है जो बिना कुछ कहे पूछे खड़े हैं और उस शरबत पीने वाले व्यक्ति को देख रहा है। लेखक भी वही छोटे फुहारे के पास साइड में खड़ा है। उसके गले में फटे कुर्ते जो शर्ट हैं वो फटे हैं। फटे कुर्ते के ऊपर में एक छोटी क्या है, उस ऊपर से एक छोटी सी सूत यानी रस्सी, जिसको कहते हैं सूती की जो रस्सी है, सूत की रस्सी पड़ी है उसके गले में। और जेब में कुछ ताश के पत्ते हैं, जो ताश खेलते हैं उसके कुछ पत्ते हैं। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के धैर्य की रेखा थी। यानी वो धैर्य का मतलब होता है कि जितने आप सहन कर सकते हैं, साहस है, उस साहस की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हो गया। यानी कि हमको लेखक बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कि क्यों उसकी ओर मैं आकर्षित हो गया। इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कर्नवालिस के मैदान में क्या जगमगा रही थी। यहाँ क्या है, कर्नवालिस के जो मैदान में क्या जगमगा रही थी, तो यहाँ दिया गया है कि कर्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन ए में बिजली है, दूसरा चांदनी है, सी में जो दिया है सूर्य की रोशनी चमक रही थी या तारों की रोशनी चमक रही थी। कर्नवालिस के मैदान में क्या चमक रहा था? बिजली चमक रही थी। यहाँ दिया गया है क्या? बिजली चमक रही थी। यहाँ हम मारेंगे बिजली और हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि कर्नवालिस के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो देखिए, यहाँ बोल रहा है कि मैं मतलब लेखक यहाँ बोल रहा है कि मैं खड़ा था। कहाँ खड़ा था? उस छोटे फुहारे के पास।
जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। तो हम कहाँ खड़ा थे? छोटे फुहारे के पास खड़ा थे। यहाँ लिखा हुआ होगा ऑप्शन में छोटे फुहारे के पास, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब जो है ये हमारा एक गद्यांश में 2 हमारा क्वेश्चन था और उसका आंसर हमने 2 सही लगा दिए। उसके बाद जो है एक आपका यहाँ मिलेगा आपको आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आप पढ़े होंगे, आप लिखे होंगे आवेदन पत्र बहुत से। आज जो आवेदन पत्र है वो छात्रावास क्या होता है कि छात्र जहाँ निवास करता है उसे छात्रावास कहते हैं। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल हो गया या कुछ ऐसे स्कूल है जिसमें विद्यार्थी क्या रहते हैं कि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं कोई भी विद्यालय में जाकर के। तो विद्यालय में पढ़ने के लिए उसका एक अलग क्लास होता है और जहाँ वो सोते हैं, जहाँ वो खाना खाते हैं, उसके लिए एक अलग रूम होता है जहाँ वो खा पी के अपना सोते हैं, तो उसे छात्रावास कहते हैं। यानी छात्रावास क्या होता है? विद्यालय में जहाँ स्टूडेंट छात्र जहाँ रहते हैं उसे छात्रावास कहते हैं। तो छात्रावास के स्थान पाने क्या है? छात्रावास यानी विद्यालय में जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ स्थान पाने के लिए, यानी वो भी वहाँ जाकर के रहे, उसके लिए क्या है कि प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। दिए गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरिए। यानी आपका यहाँ क्या कर रहा है? एक आवेदन पत्र आपको लिखा मिल गया है, उसमें कुछ खाली स्थान दिए गए, उस खाली स्थान को आपको भरना है। कैसे भरेंगे? चलिए मैं दिखाता हूँ इसको क्या कह रहा है। तो देखिए, आपको आवेदन लिखने के लिए क्या करते हैं? आप शुरू में लिखते हैं सेवा में श्रीमान, उसके बाद इस तरह से आप लिखते जाते हैं और अंत में लिखते हैं मैं आपका आज्ञाकारी छात्र हूँ। कोई भी उसका नाम दिया गया है और 8वीं क्लास का छात्र है। तो छात्र क्या है? 8वां क्लास का छात्र इसमें लिखा गया है। देखिए, सेवा में श्रीमान, यहाँ खाली स्थान दिया गया है महोदय। उच्च विद्यालय रातू रोड रांची, यानी रांची के रातू रोड में एक विद्यालय है जिसका नाम है उच्च विद्यालय, यानी हायर जो स्कूल है वहाँ है। वहाँ से सविनय और फिर खाली डॉट दिया गया है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग 8वीं का छात्र हूँ, 8वां क्लास का छात्र है और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। यानी कोई लड़का है जो 8वां क्लास का है और उसका घर स्कूल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वो क्या कहता है कि मैं 10 किलोमीटर की दूरी से प्रतिदिन आया करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। इसके लिए क्या कर रहा है कि मुझे विद्यालय के डॉट में स्थान देने की कृपा करें। तो कहाँ स्थान दिया जाएगा वहाँ आपको ये भरना है। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो देखिए क्या है कि हम जब पहला इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भरने के लिए बोल रहा है कि यहाँ जो है तो क्या भराएगा। तो हम क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ हम क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो यहाँ क्या भराएगा? मेरा प्रधानाध्यापक भराएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा हमारा तीसरा का। उसके बाद क्या कहता है कि महाशय सविनय निवेदन। यहाँ क्या भरते हैं? हम सविनय भरते हैं, उसके बाद निवेदन भरते हैं। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग 8वीं का छात्र हूँ। तो यहाँ क्या भराएगा? निवेदन भराएगा। तो देखते हैं, देखिए चौथा का जो है आंसर ये हो जाएगा सविनय निवेदन। उसके बाद क्या है? अब है पाँचवा क्या है कि मैं 10 किलोमीटर दूरी से प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए आया करता हूँ। मुझे विद्यालय के किस स्थान में जगह दिया जाए, कहाँ स्थान दिया जाए? तो हम लिख रहे हैं किसके लिए? तो छात्रावास के लिए लिख रहे हैं। तो हमें छात्रावास में मुझे विद्यालय के छात्रावास, जहाँ छात्र आवास मतलब निवास करते हैं, वहाँ हमको स्थान दिया जाता है। यहाँ क्या भरेंगे? हम छात्रावास में भरेंगे। क्या भरेंगे? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 5वां का सी हो जाएगा छात्रावास। मुझे छात्रावास में क्या दिया जाए? स्थान दिया जाए। उसके बाद जो है अब आ गए हैं हम कहाँ? ये हमारा, आप इसको जो है वो आज भी रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे कि ये जो एक आवेदन पत्र है, इस आवेदन पत्र में आप क्या करेंगे? इसको लिखने का उसका ये सही तरीका है जो आप लिख सकते हैं। और बाद में भी यदि यहाँ डॉट ना भी दिया रहे, यदि आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए बोलेगा तो आप इसको याद कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, नाम ठिकाना जो है आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग 5 नंबर तक सही बना लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्याकरण का खंड दिया गया है। इस व्याकरण खंड किसका है? ये व्याकरण का है। यहाँ से जो है आपका व्याकरण सोल्यूशन किया जाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? रात का तत्भव शब्द है। रात किसका है? रात एक तत्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? यानी तत्भव शब्द दिया गया है, तत्सम शब्द दिया गया है। ये तत्सम तत्भव जो है ये 4 इसके प्रकार हैं, ये 4 भाग के हैं व्याकरण के, जिसमें एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तत्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। तो इसका क्या है? एक शब्द का क्या है? रूप है। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम एक संस्कृत भाषा है जिसको शुद्ध संस्कृत में जो लिखते हैं वो तत्सम होता है। और जब तत्सम के बिगड़े रूप को हम तत्भव कहते हैं। यदि जब हम तत्सम को बिगाड़ देते हैं, तत्सम की जो शब्द है उसको हम यदि उलट पुलट कर देते हैं, यानी उसका जिस तरह से हम किसी का नाम जो एक्चुअल नाम है हम गाँव देहात में जो है उसका एक्चुअल नाम ना बता कर, ना बुला करके कुछ दूसरा चीज़ बोल देते हैं, यानी उसके नाम को हम क्या किए? बिगाड़ दिए हैं। जैसे किसी का नाम है कुछ दूसरा और उसको हम टाइटल से बुला रहे हैं, उसका नाम को हम परिवर्तन कर दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं तत्भव। यानी तत्सम को बिगाड़ने पर ही हमें तत्भव आता है। तो तत्सम जो है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है, शब्द है। तत्सम क्या है? रात जो है हम बिगाड़ दिए हैं। रात का जो शुद्ध शब्द होता है वो रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि। तो तत्सम जो है शुद्ध है तो रात्रि होता है। तत्सम क्या होगा? शब्द रात्रि होगा। रात्रि को जब बिगाड़ देते हैं तो हम लोग रात कहने लगते हैं।
तो अलग अलग हम लोग जो है अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें जो है रात्रि का शब्द जो है अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो इसका जो मुख्य शब्द होगा तत्सम का जो है सही जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, रात्रि। रात्रि को ही बिगाड़ के हम रात किए हैं। उसके बाद कहते हैं सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी कि जो है मुख्य मतलब सही जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि एक शब्द को अनेक अनेक शब्दों में हम बोल सकते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कोई नाम है किसी का, तो नाम है उसको हम अलग अलग नाम रख देता है, कोई कुछ नाम से पुकारता है, कोई व्यक्ति कुछ नाम से उसको पुकार देता है। तो उसी तरह से यहाँ है सूर्य। जैसे नदी है, तो नदी को हम क्या कह देते हैं, नदी को नदी भी कहते हैं। नदी का एक और नाम है सरोवर। तालाब है, जैसे तालाब है, तालाब को हम क्या कहते हैं, तालाब को सरोवर कर देते हैं, तालाब को तालाब कर देते हैं। उसको और यदि हम गाँव देहात में जाते हैं तो उसको यारा भी कर देते हैं। तो इस तरह से उसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द, शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है, सूर्य को एक और नाम से जो जानते हैं वो भास्कर नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, यानी ये बोल रहा है कि तुम जो है वो क्या है। इसमें ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या तुम सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्या ये क्रिया है, तुम क्या है। तो आप ये व्याकरण का खंड है। इसमें संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का स्थान का नाम हो, या कोई देश का नाम हो। इस तरह के नाम जहाँ आता है वहाँ उसको हम संज्ञा करते हैं। अब नाम के स्थान पर जहाँ हम उसको जिस शब्द का यूज करते हैं किसी स्थान के नाम, किसी भी संज्ञा के स्थान के नाम पर, जैसे मैं क्या हो गया, मेरा नाम कुछ अलग है लेकिन हम बोल रहे हैं मैं हूँ, तो मैं क्या है, ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर, मेरे नाम के स्थान पर हम यूज कर रहे हैं मैं। जैसे कोई व्यक्ति को बुलाते हैं, तो व्यक्ति को सामने है, तो सामने व्यक्ति को हम ये कहते, उसका नाम ना कहकर कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कहते हैं फलाना तुम चले जाओ यहाँ से, या फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो तुम जो है ये संज्ञा के स्थान पर आया है, यानी किसी व्यक्ति के नाम का हम ना यूज करके उसको हम तुम कह दिए, या फिर उसको हम आप कह दिए। तो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हम आप लगा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि मान ले कोई लड़की है सुमन, सुमन को कह रहे हैं कि सुमन यहाँ से तुम चले जाओ। तो सुमन क्या है, नाम है, नाम क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन जब हम सुमन के स्थान पर सुमन ना करके कह देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो जो तुम शब्द आया है वही आया है संज्ञा के स्थान पर, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, सर्वनाम हो जाएगा। यानी किसी नाम के स्थान पर जब हम जो शब्द का यूज करते हैं, जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो तुम, इस वाक्य में तुम क्या है, तो तुम एक सर्वनाम है। यानी किसी व्यक्ति के जैसे कहते हैं तुम घर जाते हो, या फिर उसके यहाँ कोई भी नाम लिखते हैं, सुमन घर जाते हो, नाम के स्थान पर यूज कर रहे हैं। तो कोई भी नाम के स्थान पर जिसका यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं शुद्ध शब्द कौन है, क्या है शुद्ध शब्द कौन है, यानी शुद्ध रूप से हम किसको लिखते हैं। जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं क्या है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है संज्ञा, यहाँ लिखा गया है क्रिया, यहाँ लिखा गया है सर्वनाम, यहाँ लिखा गया है विशेषण। तो ये शुद्ध रूप है। अभी हम इसको अशुद्ध रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, चलिए हम इसमें आपको दिखाते हैं अशुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। यदि इसको अशुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख देते हैं संज्ञा, या फिर कोई भी इस तरह से भी लिखता है संज्ञा। ये अशुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है, हम गलत लिख रहे हैं ये सब, लेकिन ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है। तो उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो देखो पारिवारिक अलग अलग तरह से लिखा गया है, ये भी है पारिवारिक, ये भी पढ़ेगा तो पारिवारिक पढ़ाएगा, ये भी पढ़ेगा तो पारिवारिक पढ़ाएगा, लेकिन इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो पारिवारिक जो शुद्ध रूप से लिखा गया है, ये लिखा गया है पारिवारिक। जो 9वां का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो पारिवारिक, ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। आप ये जो है इसको 1-2 बार लिख के देखेंगे, आप भी इस तरह से लिखने के लिए सही से आप लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि इसमें देखिए, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल है, गोपाल क्या है, कल मेरे घर में क्या है, गोपाल आया था। गोपाल क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम बोल रहा है कि गोपाल आया था। तो कोई, अभी हमने क्या बताया कि गोपाल यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, तो उसको वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो 10वां का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी गोपाल व्यक्ति का नाम है, इसलिए वह संज्ञा है। यदि गोपाल के स्थान पर कल मेरे घर में तुम आया था, तो तुम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जो गोपाल के स्थान, गोपाल नाम के स्थान पर आया है वो शब्द तुम, तो तुम हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन यहाँ गोपाल किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अब देखो स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब सबसे पहले आप ये जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, कोई भी शब्द है, उस शब्द के पहले कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं, तो जो पहले लिखते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है जो शब्द कोई लिखा गया उस शब्द के बाद में हम जोड़ देते हैं, तो उसको हम प्रत्यय कह देते हैं। तो जो शब्द के पहले जोड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो कोई भी शब्द लिखा गया उस शब्द के यदि पहले हम कुछ भी जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग होता है। यानी पहले जो जोड़ते हैं वो उपसर्ग, और बाद में जो जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, इसको देखिएगा क्या है, यहाँ लिख रहे हैं कि पुत्र है, जिसको बेटा कहते हैं। इसमें यदि हम
पहले कोई जोड़ दिए जिसे हम सुपुत्र लिख दिए। क्या है? सुपुत्र, यानी जो चरित्र में अच्छा बेटा हो उसे हम सुपुत्र कहते हैं, यानी चरित्र में जो अच्छा होता है। तो सुपुत्र, और ये जो सु जोड़ा गया है ये क्या है? उपसर्ग है। ये सु जोड़ा गया है वो क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह से यहाँ यदि इसके पीछे कुछ भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे हो गया विद्या, क्या है? ये विद्या क्या हो गया? विद्या हो गया। और इसी में यदि आलय जोड़ देते हैं, लय, तो ये लय जो है गया वो क्या हो गया? लय जो हो गया ये हमारा प्रत्यय हो गया। और यहाँ जो पहले जोड़ देते हैं, जैसे पुत्र एक शब्द है, पूर्ण शब्द है पुत्र का, जो बेटा कहते हैं। विद्या जो हमें ज्ञान होता है उसे हम विद्या कहते हैं। और विद्या में प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय मतलब बाद में जोड़ते हैं, तो उसे लय जोड़ दिए बाद में, तो हो गया ये विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय हो गया। विद्यालय में लय क्या है? प्रत्यय है, और पुत्र में सु क्या है? हमारा ये उपसर्ग हो गया। इसलिए यहाँ यही पूछ रहा है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी किसको हम पहले जोड़ सकते हैं। तो इसमें जोड़ा गया है तो इसको हम और इसके पहले नहीं जोड़ सकते हैं, और भी इसके पहले यदि इसको जोड़ देंगे साथ स्वागत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। जिस तरह से यहाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है? शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द हमारा पारिवारिक है, ये वाला नहीं है। उसी तरह ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा जैसे इसको जोड़ देंगे तो। साथ स्वागत जो है ये अशुद्ध रूप है स्वागत का। स्वा जोड़ेंगे यदि और भी इसमें जोड़ देते हैं तो ये भी हमारा क्या है? उपसर्ग, ये गलत हो जाएगा। लेकिन सुस्वागत हो जाए, सुस्वागत मतलब अच्छा स्वागत होता है, मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिविटी कहते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपसर्ग में सु जोड़ देते हैं तो सुस्वागत हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सार्थम का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का मतलब ये होता है उल्टा। उल्टा का मतलब कोई एक सीधा है उसको हम उलट दिए। जैसे देखिए उल्टा में क्या कहते हैं? जैसे हम यहाँ लिखें 5, तो ये 5 हमारे इसको यदि उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे क्या है? 1 है, कुछ नहीं रहता है, तो उसके बटा में क्या रहता है? 1 रहता है। जिसको हम उसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? उल्टा हुआ रूप हो गया। ये सही रूप हो गया, ये उल्टा हुआ रूप हो गया, इसका उल्टा हुआ ये रूप हो गया। उसी तरह से देखिए उल्टा रूप पूछते हैं, यानी कि जो सही है उसका उल्टा क्या होगा। जैसे सार्थक है तो इसका उल्टा क्या होगा? जैसे घर है, घर का उल्टा क्या होता है? झोपड़ी होता है। घर का उल्टा क्या होता है? झोपड़ी होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है कि सार्थक शब्द का विलोम का मतलब क्या होता है? कि उल्टा होता है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी विपरीत। तो सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। जैसे निरक्षर, निरक्षर किसका है? जो व्यक्ति साक्षर है, साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा है उसका क्या होगा? निरक्षर होगा, उल्टा। यानी हम सही सीधा बोल रहे हैं तो पढ़ा हुआ बोल रहे हैं, और यदि हम उसका उल्टा बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अनपढ़ बोल रहे हैं। तो उसी तरह से क्या है? निरक्षर क्या है? ये उल्टा है, और इसका सीधा क्या होगा? साक्षर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिकूल कार्य करना का मुहावरा। मुहावरा क्या होता है कि हम बोलते कुछ हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ निकलता है। जैसे सबसे फेवरेट मुहावरा क्या? आँख मारना। आँख मारना का मतलब क्या होता है? कि किसी को इशारा करना। जैसे कोई व्यक्ति है उसको आँख मार रहे हैं, यानी कि उसको हम बुला रहे हैं या वहाँ से भेज रहे हैं, तो अलग अलग इसका रूप अलग अलग हो सकता है। तो क्या है? प्रतिकूल कार्य करना, इसका मुहावरा क्या होता है? मुहावरा का मतलब होता है कहना, हम कह कुछ रहे हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो कुछ अलग निकल रहा है, उसी को हम मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ इसमें दिया गया है कि प्रतिकूल कार्य करना का मुहावरा क्या होगा? एड़ी चोटी एक करना, या ओखली में सिर देना। ओखली क्या होता है? जिसमें मसाला कूचते हैं उसको हम ओखली कहते हैं। आग में घी डालना, आग में घी डालना क्या इसका मुहावरा क्या है? आग में घी डालने का क्या है कि झगड़े का घर करना, यानी कि उसमें झगड़ा हुआ है उसमें और कुछ बोल दिए ताकि वो और चिढ़ जाए, तो इसी को कहते हैं आग में घी डालना। उल्टी गंगा बहाना, कार्य क्या कहते? प्रतिकूल कार्य करना का मुहावरा क्या होता है? आंसर हो जाएगा हमारा सी, उल्टी गंगा बहाना। यानी हम जो हमें कार्य कह रहा है वो कार्य ना करके हम दूसरा कार्य किए, यानी कोई भी मान लीजिए कि घर में एक बच्चा है, उसकी माँ ने बोला कि घर में रहना है, लेकिन वो घर में ना रहकर कहीं भाग गया खेलने के लिए, तो कार्य का प्रतिकूल कार्य किया। उसी तरह से उल्टी गंगा बहना, यानी गंगा तो सीधा बह रही है लेकिन उसका मुहावरा क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना। यानी हम कार्य जो है वो कार्य ना करके हम उसका विपरीत कार्य कर रहे हैं, प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उल्टी गंगा बहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 14 क्या है? निराशा शब्द का संधि विच्छेद। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे या प्लस माँ जुड़ के क्या हो गया? आम हो गया। उसी तरह से क्या हो गया कि निराशा का संधि विच्छेद। निराशा एक जुड़ा हुआ क्या है? संधि है, मतलब ये जुड़ा हुआ रूप है। संधि का मतलब होता है जुड़ा हुआ रूप। तो संधि क्या है? ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम विच्छेद करते हैं। विच्छेद का मतलब होता है कि अलग अलग करना, उसको तोड़ना, अलग अलग करना या फिर उसको तोड़ना, ये निराशा। तो निराशा का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद, यानी कि ये जो संधि है यानी जो जुड़ा हुआ रूप है इसको अलग अलग करके हम क्या लिखेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा? निर जोड़ आशा, तो निर आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर आशा हो जाएगा। जैसे आशा जोड़ेंगे तो निर आशा हो जाएगा। ये हमारा ये गलत है। निर जोड़ आशा ये भी हमारा गलत है। हमारा सही उत्तर इसका क्या है? आप इस तरह के जो है वो ग्रामर जो आपका व्याकरण किताब है उस व्याकरण किताब से इस तरह के जो है 2-3 बार जो है इसको आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आपको भी याद रहेगी। तो इसमें क्या है? डी हमारा आंसर हो जाएगा। नि जोड़ आशा, निराशा। निराशा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नि जोड़ आशा, यानी जब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या परिणाम आ जाएगा? निराशा। निराशा का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति क्या गया, उसका आशा टूट गया है तो उसी को कहते हैं निराशा, यानी जिन्होंने जो आशा किया था उस आशा को तोड़ दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? निराशा, जिसको उदास भी कह सकते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए नीति। नीति शब्द में इक क्या है? प्रत्यय लगाने से नया शब्द
बनेगा। कौन सा नया शब्द बनेगा यही पूछ रहा है ऑप्शन में। क्या ये नंबर जो है नीतिक बनेगा हमारा, या ये नीतिक बनेगा, या नैतिक बनेगा, या फिर ये नैतिक बनेगा जब हम इसके प्रत्यय। तो हमने अभी ये थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, कोई भी शब्द है उसके पहले कोई शब्द जोड़ के उसका नया अर्थ निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जब हम इस शब्द के बाद में कोई नया शब्द जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। तो प्रत्यय लगाते हैं, यानी कि बोल रहा है कि नीति के बाद में हम इसको जोड़ते हैं इक, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा, तो नीति के बाद में हम इक जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो नैतिक बनेगा। जैसे हम इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नैतिक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। जो आंसर हमारा सी हो जाएगा, आंसर 15 का सी हो जाएगा, नैतिक बन जाएगा। नैतिक में इक जोड़ते हैं तो नैतिक हो जाता है। ठीक है, आपका जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब 16 नंबर देखते हैं। मन शब्द में अप जो है वो उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, तो मान है, मान के आगे क्या जोड़ेंगे, अप जोड़ेंगे। उपसर्ग क्या कहता है, उपसर्ग कहता है कि शब्द के पहले जोड़ना है उपसर्ग। तो आप अब हम क्या जोड़ेंगे, इसके पहले जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, जैसे किधर गया, ये देखिए मान है, ये हमारा क्या है, मान है, ये मान है। इसके पहले हम अप जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम अप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए ये हो गया अ और पा, ये हो गया मान ना। जैसे ये मान हमारा दिया गया, इसके पहले हम क्या जोड़ेंगे, अप जोड़ रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा पढ़ेंगे तो अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपमान। तो देखिए वही पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने पर क्या बन जाएगा, तो अपमान बन जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी अपमान। अब जय शब्द का विलोम, विलोम का भी बताएं, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम का क्या अर्थ होता है, उल्टा होता है। यानी जय, जय क्या होता है, जय का मतलब जय माँ सरस्वती वाला, जय माँ काली वाला, ये वाला नहीं है। जय, जय का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति यदि जीतता है तो उसको हम जय कहते हैं, जय। और इसी का पर्यायवाची शब्द है विजय। लेकिन यहाँ विलोम पूछ रहा है, विलोम का मतलब पूछ रहा है कि उल्टा शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का जैसा और उसको किस नाम से जानते हैं वो पूछता है। लेकिन विलोम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। तो जय, कोई भी व्यक्ति जीतता है तो उसको हम जय कहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हारता है तो उसको हम पराजय कहते हैं। तो जय का विलोम क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या था, अभिनेता एक शब्द है, इस अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जैसे कोई लड़का है तो लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लड़की होता है। यानी कि स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि फीमेल वाला, फीमेल क्या रूप होगा। यानी व्यक्ति, जैसे कोई लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। जैसे गाय है तो गाय स्त्रीलिंग रूप है और उसी का बैल जो है वो पुरुष वाला लिंग है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, जैसे पंछी में चलता है कि मेल है या फीमेल है। उसी तरह से जैसे मैदा मेदी हम लोग बोलते हैं तो खोटा में, उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यानी कि इसको फीमेल के रूप में हम क्या लिखेंगे अभिनेता के स्थान पर, तो अभिनेता के स्थान पर फीमेल के रूप में हम अभिनेत्री लिखेंगे। जैसे हो गया हीरो का स्त्रीलिंग रूप हीरोइन होता है। उसी तरह से अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, अभिनेत्री होता है। अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। उसके बाद जो है अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानना है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो साधारण प्रकार के कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से। इसी तरह से है आप देखते हैं कि कर्ता ने, तो कर्ता के साथ क्या जुड़ता है, ने जुड़ता है। ये ने क्या है, कर्ता के साथ क्या जुड़ता है, ने जुड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति के साथ ने जोड़ देते हैं तो कौन सा कारक हो जाता है, तो कर्ता कारक हो जाता है। तो इसमें कारक पहचानना है कि कौन सा कारक है। तो कमल ने रोटी खाई, तो कारक यानी काम किया किसने, तो काम किया कमल ने। तो कमल ने काम किया, तो ये कमल जो है वो जिसने वो काम करता है, तो जिसने ने जो काम किया उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता ने तो उसी का कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कमल ने तो वही हमारा कर्ता कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है हमारा आंसर ये होगा। उसके बाद कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है, देवनागरी किसकी लिपि है, जो हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग बाएं से लिखना शुरू करते हैं इस तरह से, जैसे देवनागरी इस तरह से लिखते हैं हम इधर चले जाते हैं। ये हमारा क्या है, एक लिपि है। जो हमारा किसकी ये लिपि है, तो ये जो लिपि है वो किसकी लिपि है, तो हमारा हिंदी की लिपि है, जो देवनागरी लिपि। हम लोग जो लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कौन सा लिपि था, तो वो मतलब ऐसे जा रहा था, बाएं से शुरू करते हैं लिखते यदि यहाँ खत्म हो गया तो फिर नीचे आया उसी लाइन के नीचे, और नीचे फिर लिखना शुरू कर दिया इस तरह से। तो ये जो है भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा लिपि था, तो भाव चित्रात्मक था। यानी कि उसके भावना को हम लोग समझते थे, वो सब समझ लेते थे। जो इस तरह से लिखे फिर इस तरह लिखे, इस तरह से लिखते जा रहे हैं, वो हो गया अलग लिपि। अब यहाँ हमारा जो लिपि है 20 है वो देवनागरी लिपि। जो क्वेश्चन नंबर 20 में देवनागरी लिपि किसकी लिपि है, तो हिंदी की लिपि है, जो हमारे संविधान में भी लिखा गया है। भाग 17 के आर्टिकल जो है 43-44 में लिखा गया है कि हमारी लिपि जो है
है वो कौन सी होगी, तो देवनागरी लिपि होगी। और हमारी जो संघ की भाषा है वो हिंदी भाषा है, जो हमारे संविधान के भाग 17 में लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 21 क्या है, अब यहाँ से पाठ्य पुस्तक है, यानी अब यहाँ से जो दिया गया है ये पाठ जो है वो किताब से आपको मिलेगी, किताब से मिलेगी आपको किताब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ तक है। जैसे इसमें क्वेश्चन 21 कह रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त करता है। तो ये आपका जो क्लास 8 का जो हिंदी बुक है उसमें आपको ये सब मिलेगा। अब उसको हिंदी किताब पढ़ के ही आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। यदि आपको यहाँ तक जो व्याकरण बताया गया, व्याकरण में यदि आपको यहाँ तक जो बेहतरीन ढंग से यदि समझ में आया होगा, तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये सब जो है किताब अपने पढ़ के जो है बेहतरीन ढंग से आप सॉल्व कर लेंगे। इसका भी आंसर आपको आता ही होगा, आ ही जाएगा यदि यहाँ तक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा तो। और इसी तरह से इस वीडियो को आप देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें जो है कुल झारखंड सरकार ने 5 सेट जारी किया है हिंदी का, वो 5 सेट जो है हम इसी चैनल पर लाएंगे, एनके स्टडी चैनल पर। आप देखते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।